नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समाधान एक श्रृंखला में। समाधान एक श्रृंखला के तहत आज एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी कड़ी के अंदर हमारा जो प्रश्न है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए, ये जो प्रश्न है साथियों वो स्वतंत्रता के संदर्भ में है। सकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपके समक्ष है। पहला कथन है, स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा स्वतंत्रता को समाज, अधिकार, समानता व न्याय के साथ जोड़ती है। दूसरा कथन है, स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा समाज धारणा का जन्म प्रारंभिक उदारवाद से हुआ है। तीसरा है, सीबी मैकफरसन व जॉन रॉल्स सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात यदि करें हम लोग, तो जब भी हम लोग स्वतंत्रता को पढ़ते हैं तो स्वतंत्रता के 2 आयामों के ऊपर चर्चा होती है। एक स्वतंत्रता का नकारात्मक आयाम और दूसरा स्वतंत्रता का सकारात्मक आयाम। स्वतंत्रता के नकारात्मक आयाम को मानने वाले जो विद्वान विचारक हैं, उनका ये मानना है कि व्यक्ति विवेकशील है और सभी व्यक्ति समान है। जब व्यक्ति विवेकशील है और सभी व्यक्ति समान है तो राज्य के द्वारा व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित करना अनुचित है। अर्थात किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, ऐसा स्वतंत्रता की जो नकारात्मक अवधारणा है उसके समर्थक विद्वान मानते हैं, जिसमें हम लोग हॉब्स, लॉक, स्पेंसर, एडम स्मिथ, आपके जेएस मिल, माल्थस और बर्लिन, हाइजिया बर्लिन, एक्टन और जॉन रॉल्स, माफी चाहूंगा, रॉबर्ट नोजिक जैसे विचारकों का नाम ले सकते हैं। अगर हम लोग स्वतंत्रता के सकारात्मक आयाम की बात करें तो स्वतंत्रता का सकारात्मक आयाम भी यही मानता है कि जो स्वतंत्रता है वो सभी को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। जब हम सभी लोगों को समाज के सभी लोगों को समान रूप से अवसरों का लाभ देंगे तो इसमें एक दुविधा ये पैदा होगी कि जो उच्च वर्ग है वो उन अवसरों का ज्यादा फायदा उठाएगा और निम्न वर्ग है जो वो अपनी आंतरिक बाध्यताओं की वजह से उन अवसरों का प्रॉपर फायदा नहीं उठा पाएगा, इससे वो पिछड़ जाएगा। इसलिए जो सकारात्मक आयाम है वो ये मानता है कि व्यक्ति की आंतरिक बाध्यताओं का अंत करना ही स्वतंत्रता है। तो हमने स्वतंत्रता के 2 आयाम नकारात्मक और सकारात्मक को समझने का प्रयास किया। अब देखिए, इन कथनों के ऊपर चलते हैं हम लोग। स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा व स्वतंत्रता की जो सकारात्मक धारणा स्वतंत्रता को समाज, अधिकार, समानता व न्याय के साथ जोड़ती है। बिल्कुल, स्वतंत्रता की जो सकारात्मक धारणा है वो स्वतंत्रता को समाज के साथ भी जोड़ती है कि समाज के अंदर उच्च और निम्न वर्ग पाए जाते हैं तो समाज के साथ संबंध इसका है। अधिकारों से जोड़ती है, बिल्कुल जोड़ती है। और ये समानता जो है, प्रत्येक व्यक्ति समान है और उसको समान अवसर होने चाहिए, ऐसा भी इसमें बिंदु आता है। तो ये कथन हमें सही प्रतीत होता है। दूसरा कथन, स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा का जन्म प्रारंभिक उदारवाद से हुआ। यदि हम स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा के समर्थक विद्वानों की बात करें तो तमाम जो समुदायवादी हैं, तमाम जो समाजवादी हैं, तमाम हमारे जो आदर्शवादी है, तमाम जो हमारे सकारात्मक उदारवादी है, जिनको हम लोग प्रारंभिक उदारवादी भी कहते हैं, वो सब इस स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा के समर्थक विद्वान माने जाते हैं। इसका मतलब है कि इसका जन्म प्रारंभिक उदारवाद से ही हुआ है। उसके बाद की बात यदि हम लोग करें तो सीबी मैकफरसन और जॉन रॉल्स सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। देखिए, जहां तक मैकफरसन की बात है तो मैकफरसन की जो बुक है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी 1965 पे प्रकाशित होती है, उसमें मैकफरसन जो है सृजनात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं और उनका जो मंतव्य है वो सकारात्मक स्वतंत्रता जैसा दिखाई नहीं देता है। और जहां तक जॉन रॉल्स की बात है तो जॉन रॉल्स जो हैं वो स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता ही मानते हैं। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता को हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता या फिर सकारात्मक स्वतंत्रता में बांट ही नहीं सकते। स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता ही होती है। तो इस आधार पर तीसरा कथन जो है वो सही प्रतीत नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है वो पहला और दूसरा हो जाएगा, यानी कि जो है इसका उत्तर जो है साथियों वो 4 हो जाएगा, 1 और 2, ये 4 नंबर का जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन मानता है? कैटलिन, लासवेल, बोंदा या ऑस्टिन? देखिए साथियों, जहां तक बात है लासवेल की, तो लासवेल राजनीति विज्ञान को शक्ति से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि शक्ति राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है।
यानी शक्ति को राजनीति विज्ञान में जो है बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में परिभाषित करते हैं लासवेल। जहां तक केटलिन की बात है तो केटलिन का एक बड़ा फेमस कथन है, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, कि राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति का ही विज्ञान है, ऐसा केटलिन मानते हैं। इससे ये जो कथन है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है वो केटलिन का कथन है। इसे आंसर हो गया केटलिन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न है, राजनीति सिद्धांत में 3 तत्वों तथ्यात्मकता, कारणात्मकता और मूल्यात्मकता की चर्चा किसने की? जब हम लोग क्लासरूम के अंदर राजनीति सिद्धांत को पढ़ रहे थे तो आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने सेबाइन की चर्चा की थी। सेबाइन की किताब जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 के अंदर ये बुक प्रकाशित हुई और उस बुक में सेबाइन ने राजनीति सिद्धांत के 3 तत्व बताए थे। पहला था तथ्यात्मकता, दूसरा था मूल्यात्मकता, तीसरा था कारणात्मकता। तो सेबाइन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 के अंदर जो प्रकाशित होती है उसके अंदर राजनीति सिद्धांत के 3 तत्व बताए, तथ्यात्मकता, कारणात्मकता और मूल्यात्मकता। साथ में आपको और बता दूं मैं कि सेबाइन राजनीतिक सिद्धांतों को चिरस्थायी महत्व के विषय की संज्ञा देते हैं। चिरस्थायी महत्व के विषय, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत को चिरस्थायी महत्व के विषय की संज्ञा किसने दी, तो उत्तर होगा सेबाइन। इसलिए ये साथियों इसका आंसर हो गया आपके 4 नंबर का ऑप्शन सेबाइन। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन से बैठने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है? देखिए यहां पर सीधा सीधा यदि हम लोग देखें तो एक आर्टिकल नहीं है बल्कि 2 आर्टिकल आपके सामने है। एक आर्टिकल 143 है और एक आर्टिकल 145 है। क्लास में जब भी मैंने चर्चा की सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, उच्चतम न्यायालय को लेकर के, तब मैंने बार बार आपसे आगाह किया कि आर्टिकल 143 और 145 को लेकर के आजकल काफी सवाल आ रहे हैं। प्रयास करते हैं आर्टिकल 145 क्या कहता है। साथियों आर्टिकल 145 में स्पष्ट रूप से अंकित है, आर्टिकल 145 के क्लोज 3 में, कि यदि उच्चतम न्यायालय में कोई ऐसा विवाद खड़ा होता है, ऐसा कोई मामला आता है जो संविधान की व्याख्या से संबंधित हो। देखिए मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, यदि उच्चतम न्यायालय में ऐसा कोई विवाद या मामला आता है जिसमें संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न अंतर्निहित है, तो उस मामले की सुनवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा। यह आर्टिकल 145 के क्लोज 3 में उल्लिखित है। आर्टिकल 145 के क्लोज 3 में यह भी उल्लिखित है कि आर्टिकल 143 के तहत, अब आर्टिकल 143 क्या कहता है पहले उसकी चर्चा कर देता हूं मैं। साथियों आर्टिकल 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति को जब कभी यह प्रतीत हो कि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया है विधि या तथ्य का, या उत्पन्न होने की संभावना है जिसमें राष्ट्रपति की राय लेना समीचीन है, समीचीन का मतलब आवश्यक है, तो वो ऐसे मामले को निर्देशित कर सकता है भारत के उच्चतम न्यायालय को। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल हमारा 143 का जो क्लोज 1 है उसमें स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को कभी ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा मामला उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है जिसके ऊपर उच्चतम न्यायालय की राय लेना जरूरी हो गया है, तो वो मामला राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकता है। ऐसा आर्टिकल 143 के क्लोज 1 में है। आर्टिकल 143 के क्लोज 1 में आगे ये भी लिखा हुआ है कि जैसा उच्चतम न्यायालय उचित समझता है वैसा सुनवाई करने के बाद राष्ट्रपति को अपनी राय प्रेषित करेगा। अब आर्टिकल 145 में वापस आ रहा हूं मैं। आर्टिकल 145 का क्लोज 3 जो था वो ये कह रहा था कि अगर उच्चतम न्यायालय में जो मामला आया है, जो विवाद आया है, यदि वो संविधान की व्याख्या से संबंधित है, तो उस मामले की सुनवाई करने के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की जो न्यूनतम संख्या होगी वो 5 होगी। आगे लिखा गया है आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो मामला उच्चतम न्यायालय को राय के रूप में निर्देशित किया गया है उसमें भी राय देने के लिए कम से कम 5 जजों की पीठ का गठन किया जाएगा। तो इस आधार पर साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 2, यानी कि न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या जो होगी वो 5 होगी। तो आपको याद रखना 145 और 143 के बीच में क्या संबंध है, यह भी मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 सूचियां आपके समक्ष, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कुछ केसेस लिखे हुए हैं और सूची 2 में उस केस से संबंधित मुद्दे लिखे हुए हैं। देखते हैं। आरसी कूपर बनाम भारत संघवाद, ये आरसी कूपर केस था। दूसरा है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, भारत का राष्ट्रपतिवाद।
तीसरा है साथियों एल के पांडे बनाम भारत संघ, और चौथा है विनीत नारायण बनाम भारत संघ। देखिए ये जो दृढ़ी करने वाली बात है, ये इसको आप इधर मानिएगा। लोक कर्तव्यों की निष्पत्ति का दृढ़ीकरण। पढ़ते हैं वापस इसको। पहला केस देखते हैं साथियों, आरसी कूपर बनाम भारत संघवाद क्या है। देखिए 1969 में आर्टिकल 123, आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। 1969 में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी कर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। रुस्तम कवासी कूपर के द्वारा इस अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया। तो आरसी कूपर बनाम भारत संघवाद जो कि 1970 का मामला है, इसका संबंध जो है वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। तो इसमें जो है इसका जो जोड़ बैठेगा वो 3 हो जाएगा, बैंक राष्ट्रीयकरण की समाप्ति। तो पहले में जो है हमारा 3 हो गया साथियों। दूसरा एसबी गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति, एसबी गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपतिवाद 1981। साथियों ये केस 1981 का है। अगर हम थोड़ी सी इसके ऊपर, इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करें कि केस क्या था, तो ये विधि मंत्री शिवशंकर जो थे, भारत सरकार के विधि मंत्री शिवशंकर, उनके द्वारा 18 मार्च 1981 को एक परिपत्र जारी किया गया था पंजाब के राज्यपाल और कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। इस परिपत्र को जो है एसबी गुप्ता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि लोक कर्तव्यों की निष्पत्ति का दृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। तो एसबी गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपतिवाद जो है उसका संबंध लोक कर्तव्यों की निष्पत्ति के दृढ़ीकरण से है, यानी 4 नंबर से है। अगला एल के पांडे बनाम भारत संघवाद 1984, 1984 का एक केस है। एल के पांडे 1984। साथियों एल के पांडे केस जो है उसके अंदर मामला ये था कि एक एडवोकेट के द्वारा जो है इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि जो भारत के बच्चे हैं, क्या उनको किसी विदेशी व्यक्ति को गोद दिया जा सकता है क्या, दत्तक ग्रहण किया जा सकता है क्या। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। एल के पांडे के द्वारा इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, और तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि विदेशी लोगों को अगर भारत के बच्चे गोद दिए जाते हैं तो ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है। तो ये एल के पांडे केस का जो संबंध है वो किससे हो गया साथियों, अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण यानी गोदनामा। अंतिम केस इसमें है विनीत नारायण बनाम भारत संघवाद। विनीत नारायण का जो मामला है साथियों 1997 का है, 1997 का है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो सांविधिक परिस्थिति है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया था। आप सब जानते हो कि सीवीसी का जो गठन किया गया है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, बल्कि ये संसदीय विधि के तहत हुआ है। तो उसको लेकर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो इस आधार पर हमारा जो उत्तर है वो 2 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है साथियों 2 हो जाएगा। ये 3, 4, 1 और 2। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2 कथन आपके समक्ष है। पहला कथन है, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी नागरिक को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरा जो कथन है साथियों बी, वो यह है कि अनुच्छेद 28 क्लोज 1 के अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। एक बार विचार करते हैं दोनों कथनों पर। देखिए आर्टिकल 21 हम लोग पढ़ते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात जहां पर होती है वहां हम लोग आर्टिकल 21 में स्पष्ट ये उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। साथियों इसमें गड़बड़ कहां पर, इसमें गलती कहां पर, बहुत बारीक प्रश्न है। यहां पर शब्द नागरिक, जबकि आर्टिकल 21 के अंदर शब्द प्रयोग हुआ है व्यक्ति।
अब आप मेरे से पूछेंगे सर नागरिक और व्यक्ति में क्या फर्क है? जब हम लोग व्यक्ति शब्द की बात करते हैं तो व्यक्ति शब्द में नागरिक भी शामिल है और गैर नागरिक भी शामिल है, नागरिक और गैर नागरिक। लेकिन जब नागरिक शब्द आ जाता है तो इसका मतलब है कि वहां गैर नागरिकों की बात नहीं हो रही है। और हम स्पष्ट रूप से बात करते हैं जब आर्टिकल 21 को पढ़ते हैं कि आर्टिकल 21 जो है वो सभी के लिए है, यानी वो केवल भारत के नागरिकों की प्राप्त नहीं है अपितु वो विदेशियों को भी प्राप्त है। इसलिए ये जो पहला कथन है साथियों वो गलत हो जाता है। दूसरे कथन की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 28 क्लोज 1 के अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप सबको विदित है कि आर्टिकल 28 में ये साफ साफ लिखा गया है, यदि कोई शिक्षा संस्थान राज्य के फंड से पोषित है, राज्य निधि से संचालित है, तो ऐसे किसी शिक्षा संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 28 के क्लोज 1 में स्पष्ट किया गया है। तो इस आधार पर हमारा जो है केवल कथन बी सही है, ए कथन गलत हो गया और जो हमारा कथन बी है वो सही हो जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? केवल कथन बी सही है, केवल कथन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस समिति ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की? यानी हम जब पढ़ते हैं संविधान को तो आर्टिकल 21A पढ़ा हमने, अनुच्छेद 21A, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार जो है वो मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 21A में उल्लेख किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। प्रश्न यह है कि ये जो 86वां संविधान संशोधन जिसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया है, इसकी सिफारिश किस समिति ने की थी? बीपी जीवन रेड्डी समिति, मुहीराम सेकिया समिति, DS कोठारी समिति और JS वर्मा समिति। याद रखिएगा JS वर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्य से कई बार यह भी पूछा जाता है। जहां तक आर्टिकल 21A का सवाल है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की बात है, तो साथियों 1996 में 1996 के अंदर मुहीराम सेकिया समिति का गठन हुआ और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसने 1997 के अंदर मुहीराम सेकिया समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और इसी रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया जाए। इसको मूल अधिकार के रूप में प्रस्तावित संविधान में किया जाना चाहिए। इससे सही उत्तर हो गया मुहीराम सेकिया समिति। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? देखिए, ये जो प्रश्न है वो सीधा सीधा आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, अनुच्छेद 21। साथियों आर्टिकल 21 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 में आज भी जो शब्दावली यूज हुई है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही हुई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो शब्दावली है वो हमने जापान के संविधान से ग्रहण की है, जापान। लेकिन यदि जब हम लोग अमेरिका का संविधान पढ़ते हैं, USA का संविधान, तो वहां पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि विधि की उचित कह दीजिए या सम्यक कह दीजिए, सम्यक या औचित्यपूर्ण कह दीजिए, औचित्यपूर्ण प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग जो है वो USA के संविधान में किया गया है। देखा जाए तो हमारे संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग हुआ है। लेकिन साथियों 1978 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में जो मेनका गांधी केस आया, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978, उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि की उचित या औचित्यपूर्ण या सम्यक प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता, अन्यथा नहीं किया जा सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में उल्लिखित विधि की सम्यक प्रक्रिया, आर्टिकल 21 में उल्लिखित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राकृत न्याय की अवधारणा तभी लागू हो सकती है, तभी प्रभावी हो सकती है, जब व्यक्ति को जो है उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से जो विधि के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई है वो उचित और सही प्रक्रिया होनी चाहिए। उसी प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, आइदर नहीं किया जा सकता। तो सार रूप में
विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत का अभिप्राय प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, यानी कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर साथियों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग थर्ड, आप सब जानते हैं कि भाग थर्ड में मौलिक अधिकार है। भाग थर्ड में इस प्रतिस्थापित, देखिए प्रतिस्थापित शब्द है ये, प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे किस वाद में स्पष्ट किया गया? साथियों यहां पर बात हो रही है कि क्या संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को अपनाते हुए मौलिक अधिकारों में कोई ऐसा संशोधन कर सकती है क्या जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या मौलिक अधिकारों को छीनता हो या एक हद तक किसी मौलिक अधिकारों को समाप्त ही कर देता हो? क्या ऐसा संशोधन मौलिक अधिकारों में किया जा सकता है क्या? साथियों शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1951 के अंदर निर्णय दिया कि आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने का तरीका, उसकी प्रक्रिया लिखी हुई है और संसद को शक्ति दी गई कि इस भारत की संसद संविधान में संशोधन करे। अतः आर्टिकल 368 की प्रक्रिया को अपनाते हुए भारत की संसद संविधान के किसी भी भाग में, इनफैक्ट भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद मामले में प्रतिपादित किया। लेकिन 1967 के अंदर जो गोलकनाथ का मामला आया, उस गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय की दोबारा से समीक्षा की और इस निर्णय को बदल दिया, उसको उलट दिया। आप सब जानते हो कि भारत के संविधान का आर्टिकल 137 उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वो अपने द्वारा प्रतिपादित किए गए निर्णयों की दोबारा जांच कर सकती है, दोबारा समीक्षा कर सकती है और उनको बदल भी सकती है, बशर्ते कि जितने न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय का प्रतिपादन किया था उससे ज्यादा न्यायाधीशों की पीठ उस मामले में सुनवाई करने के लिए बैठने वाली होनी चाहिए। 11 न्यायाधीशों की पीठ गोलकनाथ मामले में बैठी और गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 भले ही भारत की संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, लेकिन इसका इसका अभिप्राय ये कतई नहीं है कि भारत की संसद अनुच्छेद 368 की रीति का पालन करते हुए भाग 3 में ऐसा कोई संशोधन करे जो किसी मौलिक अधिकार को कम करता हो, उसको न्यून करता हो, उसको छीनता हो या किसी मौलिक अधिकार को समाप्त करता हो। ऐसा संशोधन करने की शक्ति संसद को इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत नहीं है। इससे इसका उत्तर हो जाएगा साथियों नंबर 2, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। अगला प्रश्न साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं के संबंध में संसद को विधि दंड विहित करने की शक्ति प्राप्त है? मैंने बहुत बार आपको एक आर्टिकल इंपोर्टेंट कह के साझा किया है क्लासरूम्स के अंदर, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में साफ साफ लिखा गया है कि भारत के संविधान में जो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों में जहां जहां ये उल्लेख है कि राज्य विधि बनाएगा, जहां जहां इस प्रकार का उल्लेख है वहां वहां विधि बनाने की शक्ति भारत की संसद को होगी, राज्य विधानमंडल को नहीं होगी। ऐसा आर्टिकल 35 का अनुच्छेद 35 का जो क्लोज क है, उसका जो सब क्लोज 1 है उसमें लिखा गया है, जबकि आर्टिकल 35 का जो क्लोज क है उसका जो क्लोज सब क्लोज 2 है उसमें क्या लिखा गया है। ये दोनों सब क्लोजेज मैं आपको अलग अलग करके लिखवाता हूं क्लासरूम में। आर्टिकल 35 के क्लोज क का जो सब क्लोज 2 है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जहां जहां मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किसी अपराध के लिए दंड विधि बनाने का बात है, वहां वहां विधि बनाने की शक्ति जो है संसद को होगी, राज्य विधानमंडल को नहीं होगी। और यहाँ पर जो प्रश्न है वो भी दंड विहित करने की बात ही कर रहा है। इससे इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 4, आर्टिकल 35 का क्लोज क का सब क्लोज 2। और आप सब जानते हो कि इसमें कौन कौन सी विधियां बनती है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को लेकर के विधि बनाई संसद ने 1955 में पहली बार, उसके बाद उसमें 1976 में संशोधन हुआ और उसके बाद 1999 में पुनः उसमें संशोधन हुआ। आपके आर्टिकल 23 को लेकर के मानव दुर्व्यापार को लेकर के अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम संसद के द्वारा बनाया गया, जिसके तहत वेश्यावृत्ति को असंवैधानिक अवैध घोषित किया गया। उसको लेकर की अभी 6-7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि कोई भी महिला जो है वो यदि अपनी स्वेच्छा से अगर वो यौन संबंधी स्थापित करती है तो वो अपराध नहीं है, उसको वेश्यावृत्ति नहीं माना जाएगा। ये अभी पिछले सप्ताह का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम को लेकर के, आर्टिकल 23 से रिलेटेड। आर्टिकल 24 जिसमें बाल श्रम को अवैध घोषित किया गया है। तो ये जो तमाम जो दंड विधियां बनाई संसद ने वो इसी आर्टिकल के तहत बनाई है। तो ये इसका उत्तर हो गया 4। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में
संशोधन के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, संविधान में संशोधन को लेकर के जो प्रक्रिया दी गई है वो आर्टिकल 368 में दी गई है, 368 में। संविधान का संशोधन संसद की संविधायी शक्ति है। साथियों, जब हम लोग आर्टिकल 368 का क्लोज 1 पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी भाग का परिवर्तन, परिवर्धन और निरसन करेगी। 3 शब्द बोले मैंने, परिवर्तन, परिवर्धन और निरसन करने की संसद को शक्ति होगी और ये शक्ति संसद को अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए दी गई है। इसका मतलब है कि ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। संविधान में संशोधन करना संसद की संविधायी शक्ति है। अब आप मेरे से कहेंगे सर संविधायी शक्ति क्या होती है? तो देखिए, संसद का जो मूल काम है वो देश की आवश्यकता के अनुरूप कानून बनाने का है। तो संसद का जो कानून बनाने का जो शक्ति है, कानून बनाने का जो उसका जो अधिकार है, उसी शक्ति का यूज करते हुए वो संविधान का भी संशोधन कर सकती है। अगला कथन है साथियों, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। याद रखिएगा, जो विधेयक हैं वो कुछ विधेयकों को लेकर के, तमाम तरह के जो विधेयक होते हैं वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। जो धन विधेयक होता है साथियों, वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। लेकिन आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित यानी कि पेश यानी कि प्रस्तावित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन, संविधान संशोधन विधेयक पर यदि दोनों सदनों के बीच कोई असहमति है तो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। साथियों, हम लोग जब आर्टिकल 108 पढ़ते हैं, आर्टिकल 108 के अंदर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 108 कहता है कि किसी विधेयक को लेकर के यदि दोनों सदनों के बीच में असहमति हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक को लेकर के आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इसका मतलब है कि प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह कथन भी सत्य है। नंबर 4, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। निषेधाधिकार का मतलब है साथियों वीटो। अब देखिए, याद करिए, जब क्लास में हम लोग आर्टिकल 368 का क्लोज 2 पढ़ रहे थे, आर्टिकल 368 के क्लोज 2 में 1971 से पहले यह स्पष्ट नहीं था कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद में या कुछ मामलों में जब वो कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त करने के बाद जब वो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, तब राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा कि नहीं होगा, ऐसा 1971 से पहले स्पष्ट प्रोविजन नहीं था। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा भारत के संविधान में 24वां संशोधन किया गया और 24वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 368 के क्लोज 2 में यह मेंशन कर दिया गया, यह लिख दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है, यानी वो उसके ऊपर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, वो निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। इस हिसाब से साथियों, हमारा जो चौथा कथन है वो गलत हो जाएगा और यहां पर जो है असत्य कथन पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 4। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। भारत के राष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन है साथियों, उसको लेकर के असत्य कथन पूछा जा रहा है। 4 कथन आपके समक्ष है। पहला कथन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। देखिए, जब मैं आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 आपको क्लासरूम में साझा करता हूं, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55, तो हमने ये कानून पढ़ा था वहां पर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है उसकी समाप्ति के पहले 60 दिन की अवधि में किसी भी दिन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन आयोजित कर लिया जाने के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है। और ये बात इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 में है। ये सत्य बात है साथियों। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पहले के जो जस्ट पहले के जो 60 दिन है, उन 60 दिनों की अवधि में किसी भी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। तो पहला कथन सत्य हो गया। अगला कथन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के क्लोज 3 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संकीर्ण मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप किया जाएगा और ऐसे निर्वाचन में गोपनीय मतपत्रों द्वारा मतदान किया जाएगा। बिल्कुल सत्य है साथियों। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकीर्ण मत पद्धति द्वारा ही होता है और मतदान जो होता है वो गुप्त ही होता है। इसका मतलब है कि यह कथन भी सत्य प्रतीत होता है।
तीसरा कथन, साथियों हमारा जो तीसरा जो कथन है वो ये है, निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र जिसे कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदकों के रूप में समर्थित होना चाहिए। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के संलग्न प्रपत्र जो है 2 में। अब देखिए साथियों, ये जो 1952 का जो नियम है उसमें 74 में संशोधन हुआ और 74 में संशोधन करके जो प्रस्तावक और समर्थकों की जो संख्या रखी गई थी वो एक एक के स्थान पर बढ़ा करके 10-10 की गई 74 के अंदर। लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो संख्या थी प्रस्तावक और समर्थकों की, अनुमोदकों की, यही संख्या 97 के अंदर संशोधित करके 50-50 की गई। और ये जो संशोधन हुआ वो एक प्रपत्र के माध्यम से इस 74 के अंदर जोड़ा गया इसको। इसका मतलब है कि ये कथन भी सत्य प्रतीत होता है। अगला कथन है, निर्वाचन आयोग ने निर्देशित किया कि मतपत्रों को 2 रंगों में, संसद सदस्यों के लिए गुलाबी रंग का और विधानसभा सदस्यों के लिए जो है उपयोग के लिए हरे रंग में मुद्रित किया जाना चाहिए। मतलब मतपत्र 2 कॉलम के साथ मुद्रित किए जाते हैं। प्रथम कॉलम में अभ्यर्थी का नाम और दूसरे कॉलम में निर्वाचन द्वारा अधिमान देने के लिए होता है। देखिए, जहां तक मतपत्रों के रंग की बात है तो साथियों, संसद सदस्यों के लिए जो मतपत्र छपते हैं वो हरे रंग के छपते हैं और जो विधानसभा सदस्यों के लिए जो मतपत्र छापे जाते हैं वो गुलाबी रंग के छापे जाते हैं। तो ये उल्टा हो गया, संसद सदस्यों के लिए गुलाबी रंग का लिखा गया, विधानसभा सदस्यों के लिए हरे रंग का लिखा गया, जो कि गलत है। इसका मतलब है कि ये चौथा जो कथन है वो असत्य हो जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समशक्त विषय के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में अगर कोई आर्टिकल संविधान का बात करता है तो आर्टिकल है साथियों 71, यानी ये प्रश्न जो है वो आर्टिकल 71 में से है। पहला कथन, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या समशक्त, समशक्त का मतलब उससे जुड़े हुए सभी शंकाओं और विवादों की जांच और उनका विनिश्चय, साथियों विनिश्चय का मतलब उनका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उच्चतम न्यायालय का निर्णय विनिश्चय अंतिम होगा। बिल्कुल सही है साथियों, ये वाली बात आर्टिकल 71 के क्लोज 1 में ज्यों की त्यों लिखी हुई है। इसका मतलब है कि कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरे कथन की ओर चलते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में, पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे। बिल्कुल सत्य है साथियों, आर्टिकल 71 के क्लोज 2 में एग्जैक्टली ये लैंग्वेज है। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो जिस दिन ये निर्वाचन शून्य घोषित हुआ उस दिन और उस दिन से पहले भी उस व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए अपनी शक्तियों के प्रयोग में और अपने कर्तव्य के पालन में जो कुछ भी किया गया है वो सब चीजें अविधि मान्य नहीं होगी। तीसरा कथन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या समशक्त किसी विषय का विनियमन उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा जो अंतिम होगा। साथियों, इस कथन में त्रुटि है। आर्टिकल 71 का जो क्लोज 3 है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या समशक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा करेगी, संसद विधि द्वारा करेगी। ये शक्ति जो है वो संसद को दी गई है और संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 52 में 1952 के अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम निर्मित किया था। ये मैं क्लासरूम में आपको प्रत्येक बार लिखवाता हूं। अगला है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के मूल राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के किसी सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 71 का क्लोज 4 एग्जैक्टली यही बात कहता है कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उस समय यदि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में आर्टिकल 54 में उसके निर्वाचक गण का उल्लेख है, उसमें अगर कोई सीट वैकेंट पड़ी है, कोई रिक्त पड़ी है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह कथन भी सत्य है। इससे साथियों एकमात्र कथन जो है सत्य है वह है नंबर 3 का कथन। इसे आंसर हो गया 3। अगला प्रश्न साथियों,
नीचे अभिकथन एवं कारण दिए गए हैं। निम्न कथनों के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए, संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायी बनाए रखना है। दूसरा कथन, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है, इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। देखिए, कथन है साथियों, संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना है और इसे उत्तरदायी बनाए रखना है। बिल्कुल सत्य है साथियों, संसद के द्वारा ही मंत्रिमंडल प्रदान किया जाता है। संसद के सदस्यों में से ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और वो संसद इसको अपने प्रति उत्तरदायी भी बनाए रखती है। दूसरा, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है। बिल्कुल सत्य है साथियों, मंत्रिमंडल जो है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है, वो आर्टिकल 74 में साफ साफ लिखा गया है कि वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन का मतलब है लोकसभा के प्रति है। इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। लेकिन आपको यह भी पता है कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना पड़ेगा, न कि केवल लोकसभा का सदस्य। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य भी है तो उस व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है। और इनफैक्ट यहां तक यदि कोई सदस्य जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि नियुक्ति की तारीख से, पद ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने के भीतर वो व्यक्ति संसद के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। तो इसका मतलब है कि कथन दोनों सही है, लेकिन जब इन कथनों और कारण की हम व्याख्या करते हैं तो इनका दोनों का तारतम्य सेट नहीं होता है साथियों। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ये तीसरा आंसर हो गया, व्यक्तिगत रूप से ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही उचित व्याख्या। और माफी चाहूंगा सर, इसका उत्तर हो गया 4, व्यक्तिगत रूप से ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के लिए संसद को समशक्त करने के राज्यसभा के संकल्प को अनुच्छेद 249 के अधीन समर्थित होना चाहिए। देखिए, आर्टिकल 249 की बात हो रही है। आर्टिकल 249 भारत की राज्यसभा को एक विशेष पावर देता है कि वो राज्य सूची के किसी विषय को यदि राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर देती है तो उस विषय पर विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है और 1 वर्ष तक के लिए संसद के पास ये शक्ति रहती है। हालांकि इसको 1 वर्ष से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है यदि ऐसा संकल्प राज्यसभा के द्वारा पुनः पारित कर दिया जाता है। लेकिन राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करेगी कैसे? तो साथियों, आर्टिकल 249 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यसभा आर्टिकल 249 के तहत जो संकल्प पारित करेगी वो सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं होगा। तो आंसर हो गया 2। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी लेखा परीक्षा भारत के सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की जाती? क्या अनुपालन लेखा परीक्षा सीएजी करता है क्या? यस, सीएजी के द्वारा अनुपालन लेखा परीक्षा का कार्य किया जाता है। दूसरा, क्या वित्तीय सत्यापन लेखा परीक्षा सीएजी करता है क्या? तो इसका उत्तर है हाँ, वित्तीय सत्यापन लेखा परीक्षा का कार्य भी सीएजी करता है। क्या निष्पादन लेखा परीक्षा सीएजी करता है क्या? तो इसका उत्तर है हाँ, निष्पादन जो है लेखा परीक्षा भी जो सीएजी के द्वारा किया जाता है। राजकोष, जो हमारा राजकोष है, सरकारी कोष है, उसकी लेखा परीक्षा सीएजी करता है क्या? तो साथियों, सीएजी के द्वारा जो है राजकोषीय लेखा परीक्षा का कार्य नहीं किया जाता। तो इसमें आपको जो है लेखा परीक्षा सीएजी द्वारा नहीं की जाती है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल डी। 3 आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। देखिए, आर्टिकल 127 साझा किया था मैंने आपको, इंपोर्टेंट क्या पढ़ाया, जिसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है। कब होती है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति? तो आर्टिकल 127 में साफ साफ लिखा गया है, यदि उच्चतम न्यायालय का सत्र शुरू करने के लिए या सत्र को चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की आवश्यक गणपूर्ति का अभाव हो, तब भारत का मुख्य न्यायमूर्ति तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो एक प्रश्न तो यह बन गया कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर होगा भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। कैसे करता है? तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, लिखित रूप से करता है।
और कैसे करता है? तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करेगा। और किससे परामर्श लेगा? तो याद रखिएगा, जिस उच्च न्यायालय से वो किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करेगा, तो उस संबंधित उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से भी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति परामर्श करेगा। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। साथियों, अब देखिए यहां पर कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि यहां पर पूर्व सहमति है, यहां पर पूर्व अनुमति है और यहां पर केवल सहमति है। तो याद रखिएगा 127 में साफ साफ लिखा हुआ है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। अनुमोदन नहीं है साथियों, अनुमोदन को इंग्लिश में अप्रूवल कहते हैं। अनुमोदन जो है वो शब्दावली आर्टिकल 129 में प्रयोग होती है, जहां उच्चतम न्यायालय की सीट जो है वो स्थापित करने की बात आती है, जो कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से की जाती है, अप्रूवल से की जाती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। अगला प्रश्न आपके समक्ष है साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि आर्टिकल 61 को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है आपके समक्ष है। देखिए साथियों, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। बिल्कुल सत्य बात है साथियों। आर्टिकल 61 का जो क्लोज 1 है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जब संविधान के अतिक्रमण को लेकर के, दोबारा रिपीट कर रहा हूं साथियों, पहला कथन है जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। आर्टिकल 61 के क्लोज 1 में ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कथन सत्य है। दूसरा, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय प्रकट किया है। बिल्कुल सत्य बात है साथियों। जब आर्टिकल 61 के क्लोज 2 के जब क को पढ़ते हम लोग, सब क्लोज क और ख, उसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि उस संकल्प पर जो है वो कम से कम उस सदन के 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए और इसकी सूचना जो है 14 दिन पहले जो है वो दे दी गई हो। तीसरा कथन, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। बिल्कुल सही है साथियों। जब संसद का कोई सदन आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, उस दौरान राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है कि वो अपना बचाव कर सके। ये 61 क्लोज 3 में लिखा हुआ है। चौथा कथन, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प की राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। ये साथियों गलत है, क्योंकि आर्टिकल 61 के क्लोज 4 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत। तो ये जो कथन था, चौथा कथन, ये असत्य हो गया साथियों। इसमें जो है असत्य कथन ही पूछा गया है, तो आंसर हो गया 4। साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको असत्य कथन छांटना है। इससे पहले कि हम प्रश्न को पढ़ें, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने राष्ट्रपति के टॉपिक में आपको आर्टिकल 123 साझा किया, उसी तरह से राजस्थान की पॉलिटी में आर्टिकल 213 है। आर्टिकल 123 भारत के राष्ट्रपति को
संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है, वैसे ही आर्टिकल 213 राज्यों के राज्यपालों को भी राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है। अब पढ़ते हैं कथनों को। जब किसी राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है, तब यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तब अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। बिल्कुल सही है साथियों, तो पहला कथन सही हो जाता है। अगला कथन, इस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा। देखिए, बल और प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल के ऐसे अधिनियम का होता है जिसे राज्यपाल द्वारा अनुमति दे दी गई है। बिल्कुल सत्य है साथियों, जो बल और प्रभाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून का होता है, सेम वही बल और प्रभाव जो है वो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का होता है। तीसरा, ऐसे अध्यादेश को राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल के पुनः बैठक के 6 माह की समाप्ति पर यदि विधानमंडल द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है तो यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। साथियों, यहाँ पर जो 6 माह वाली बात है वो त्रुटिपूर्ण है। 6 माह नहीं है बल्कि 6 सप्ताह है। जब अध्यादेश जारी हो गया और अध्यादेश जारी होने के बाद जब राज्य विधानमंडल का सत्र शुरू होगा तो सत्र शुरू होने की तारीख से 6 सप्ताह के अंदर अंदर इस अध्यादेश को विधेयक बना करके राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा और पारित करके कानून बना लिया जाएगा। तो ठीक है, इधर ये 6 सप्ताह की समाप्ति के बाद अध्यादेश प्रवर्तन में यानी प्रभाव में नहीं रहेगा, वो अप्रभावी हो जाएगा। तो ये जो तीसरा कथन वो असत्य हो गया। चौथा कथन, राज्यपाल द्वारा किसी भी समय प्रख्यापित अध्यादेश को वापस लिया जा सकेगा। बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश राज्यपाल कभी भी वापस ले सकता है। असत्य कथन पूछा गया तो आंसर हो गया 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन, राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में प्रविलंबन की शक्ति प्राप्त नहीं है। साथियों, जब आर्टिकल 72 जो है वो राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति को हम लोग पढ़ते हैं और 72 की तरह ही आर्टिकल 161 जिसमें राज्यपाल की समाधान की शक्ति है, तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि राज्यपाल को मृत्युदंड के मामलों में प्रविलंबन की शक्ति प्राप्त है। प्रविलंबन, निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति को राज्यपाल को प्राप्त होती है। तो ये कथन जो है वो साथियों गलत है। बी, राज्यपाल की समाधान शक्तियों का उल्लेख है अनुच्छेद 161 में किया गया। बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा, अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। ये बात भी सत्य है, आर्टिकल 174 में लिखी हुई है। तो ये जो है इसमें बी और सी तो कथन सत्य है और ए कथन जो है वो गलत है। तो आंसर हो जाएगा जो है, ढूंढते हैं आंसर को, बी और सी सही है और ए गलत है। आंसर 2। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही है साथियों। आर्टिकल 83 को जब हम लोग पढ़ते हैं, 83 की क्लोज 1 को साफ साफ लिखा गया है कि राज्यसभा स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होगा, लेकिन संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। अगला कथन है, ओडिशा एवं राजस्थान समान संख्या में प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजते हैं। साथियों, राजस्थान के राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो 10 है और सेम उड़ीसा का भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 10 है। इसका मतलब ये कथन भी सत्य है। तीसरा कथन साथियों, 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। साथियों, जहां तक महिला सदस्यों की सबसे अधिक, राज्यसभा में महिला सदस्यों की सबसे अधिक होने की बात है, तो 2022 का जो राज्यसभा का जो द्विवार्षिकी चुनाव हुआ था, आप सब जानते हो कि राज्यसभा का चुनाव हर 2 वर्ष पर राज्यसभा का चुनाव होता है। तो 2022 का जो राज्यसभा का द्विवार्षिकी चुनाव हुआ, उस चुनाव के पश्चात पहली बार राज्यसभा में जो महिला प्रतिनिधियों की संख्या थी वो 32 हुई, जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है। अगर 1970 की बात करें, जब इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्रित्व का काल था, उस समय राज्यसभा में जो सदस्यों की, महिला सदस्यों की संख्या थी वो मात्र 14 थी। इसका मतलब है कि ये कथन जो है वो त्रुटिपूर्ण है, ये गलत है। इस आधार पर इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ए और बी सही है। ढूंढते हैं
उत्तर ए और बी सही है और सी गलत है। तो आंसर हो गया 1। अगला प्रश्न आपके समक्ष है साथियों, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनें। ए, भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था एवं संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता है। सत्य बात है। दूसरा, भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है। साथियों, विचार करते हैं दोनों कथनों पर। ठीक है साथियों, अगर हम लोग अमेरिका के संविधान की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो साथियों अमेरिका के संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है। न्यायिक सर्वोच्चता। अब आप मेरे से पूछेंगे सर न्यायिक सर्वोच्चता क्या होती है? न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब है साथियों कि अमेरिका का जो सर्वोच्च अदालत है, अमेरिका की जो उच्चतम अदालत है, वहां का जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो अमेरिकी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर सकता, अवैध घोषित कर सकता है। और वो जो है न्यायिक सर्वोच्चता का एक बेहतरीन एग्जाम्पल दुनिया के संविधानों के समक्ष प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर संसदीय सर्वोच्चता, साथियों ब्रिटिश जो संविधान है वो संसदीय सर्वोच्चता का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद, डी लोवी विद्वान है, उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश संसद महिलाओं को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के सिवाय सब कुछ कर सकती है। इस कथन का सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को ब्रिटिश न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि दूसरी ओर अमेरिकी संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को अमेरिकी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और अमेरिका की न्यायपालिका उनको रद्द भी कर सकती है। ये दोनों देशों के संविधानों के बारे में मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई। अब भारत की तुलना कर लेते हैं। क्या भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है? तो आपका जवाब होगा हाँ, भारत में विधि निर्माण करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वो संसद है, यानी संसदीय सर्वोच्चता का एग्जाम्पल भारत में सेट हो रहा है। क्या भारत की न्यायपालिका संसद द्वारा निर्मित विधियों को अवैध घोषित कर सकती है क्या? तो आप कहेंगे यस, कर सकती है। अगर वो विधियां मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो उन विधियों को जांचने की शक्ति जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है। इसका मतलब है कि एक तरफ भारत की न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिकी संविधान से ग्रहित है और दूसरी तरफ भारत में संसद की सर्वोच्चता ब्रिटिश संविधान से ग्रहित है। और हमारे यहाँ पर न तो हमारी संसद की सर्वोच्चता है और न न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, बल्कि हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च है। और संविधान की सर्वोच्चता के बीच में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम संविधान के द्वारा किया गया है। तो ये कथन जो है वो सत्य है। भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है। साथियों, आर्टिकल 21 का जिक्र वापस करूंगा मैं। आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। जापान के संविधान से ये शब्दावली प्रभावित है, जबकि जो है अमेरिकी संविधान की बात करें तो वहां पर जो है विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो ये जो कथन है साथियों वो भी सही प्रतीत होता है। इससे इसका उत्तर हो गया ए और बी दोनों सही है। आंसर हो गया ए और बी दोनों सही है। 4 नंबर। अगला प्रश्न साथियों आपके समक्ष है। देखिए, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजनीतिक दल का नाम है, एक तरफ उस राजनीतिक दल ने कितनी सीटें जीती। 2024 का जो लोकसभा का आम चुनाव था उसको लेकर के तथ्यात्मक सवाल है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, राष्ट्रीय जनता दल ने जो है 4 सीटें जीती, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 सीटें जीती और राष्ट्रीय लोक दल जो है आरएलडी उसने 5 सीटें जीती। साथियों, ये समाजवादी पार्टी वाला बिल्कुल सही है, 37 सीटें इस चुनाव में जीती है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के द्वारा 4 सीटें जीती गई, ये भी सही है। झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीती गई, ये भी सत्य है। लेकिन राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के द्वारा साथियों वो इस चुनाव में 5 सीटें नहीं जीती गई, अभी तो आरएलडी की मात्र 2 सीट इस चुनाव के अंदर विजित हुई है। इसका मतलब है कि चौथा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो गया इसका 4, राष्ट्रीय लोकदल।
अगला प्रश्न साथियों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त संदान की घोषणा का उल्लेख किया गया है। देखिए, संदान का मतलब है कि किसी राजनीतिक दल को कितना जो है पैसा, कितना चंदा प्राप्त होता है, उसको संदान कहा जाता है। साथियों, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के जो है उसमें राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। वहीं पर धारा 29 ग की बात यदि मैं करूं, 29 ग, तो धारा 29 ग में यह प्रावधान किया गया साथियों कि राजनीतिक दलों को जो है जो चंदा प्राप्त होता है उसकी घोषणा उनके द्वारा की जाएगी। ऐसा प्रावधान धारा 29 ग में किया गया है। तो आंसर हो गया 29 ग। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये लिखा हुआ त्रुटिपूर्ण है, ये 29 ग ऐसे आएगा, न कि ब्रैकेट में आएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए। एक तरफ ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन है और दूसरी तरफ उनके विषय या उद्देश्यों का जिक्र किया गया है। 2012 का ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, और इसमें ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का प्रस्ताव रखा गया, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो साथियों बिल्कुल सही बात है। इस सम्मेलन के अंदर जो है 2012 को जो नई दिल्ली में ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित हुआ, उसमें ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का प्रस्ताव रखा गया। ये चौथा सम्मेलन था साथियों। दूसरा, 2014 के फोर्टालेजा ब्राजील में जो सम्मेलन हुआ उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक एवं CRA की स्थापना का जो है वो विषय रखा गया। ये 15वां सम्मेलन था ब्रिक्स का, और ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा, 2023 का जो जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका का सम्मेलन है उसमें ब्रिक्स में नए सदस्य देशों को आमंत्रण दिया गया। तो साथियों जो ये भी सत्य है, ये 15वां सम्मेलन था और इस सम्मेलन में नए सदस्य देशों को जो है वो आमंत्रण दिया गया था। चौथा कथन, 2025 के रियो डी जेनेरियो ब्राजील में सम्मेलन हुआ, उसमें विस्तारित ब्रिक्स वैश्विक विकास पहल का विषय इसमें रखा गया। यह कथन गलत है साथियों। यह ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन था 2025 का, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, और इसमें इसका विषय था अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। तो ये जो है वो त्रुटिपूर्ण है, इसलिए इसका आंसर हो गया नंबर 4। अगला प्रश्न साथियों आपके समक्ष है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों और उनके जुड़े घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी ब्रिक्स को लेकर के है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि अगस्त 2023 में जो है आयोजित हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की वजह से रूस के राष्ट्रपति ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो साथियों ये जो कथन है वो सही है बिल्कुल। दूसरा, 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र को अपनाया गया, यह कथन असत्य है साथियों। जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन था, 17वां, 16वां नहीं बल्कि 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ, उसमें घोषणा पत्र को अपनाया गया था। जनवरी 2024 में ब्रिक्स ने ईरान, मिस्र, इथोपिया और UAE को शामिल किया गया। तो साथियों इसमें जो है सी कथन भी सत्य है, इससे उत्तर हो गया A और C सही है, जबकि B जो है वो गलत है। ठीक है, इसका ब्रिक्स का जो 18वां शिखर सम्मेलन होगा वो नई दिल्ली में आयोजित होगा साथियों, सितंबर 2026 में। यह भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपके समक्ष है, A और C सही है, B गलत है। A और C सही है और B गलत है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है, बिल्कुल सत्य बात है साथियों। दूसरा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती डिल्मा वॉन रोसेफ है। यस, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति जो है वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष हैं, जिनका नाम श्रीमती डिल्मा वॉन रोसेफ है। तो प्रश्न का उत्तर आ गया है हमारे पास कि जो है ये A और B दोनों कथन सही है। A और B दोनों सही है। अगला प्रश्न साथियों आपके समक्ष है, G7 ग्रुप ऑफ 7 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। G7 की स्थापना 1970 के दशक के तेल संकट और वित्तीय अस्थिरता के जवाब में की गई थी, बिल्कुल सत्य है। G7 की स्थापना 1975 में की गई, यानी 1970 के दशक में की गई। क्यों की गई? ताकि जो है ऊर्जा संकट और वित्तीय अस्थिरता को ठीक किया जा सके। दूसरा कथन, 1997 में रूस को G7 में शामिल किया गया। साथियों G7 जो है उसका सदस्य रूस जो है 97 में बना था, इसलिए जो है ये कथन भी सत्य है। तीसरा कथन, 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर अधिग्रहण करने के पश्चात G7 से निष्कासित कर दिया
गया। तो साथियों ये भी सत्य है कि जो है G7 में रूस शामिल होने के बाद में ये G8 बन गया था, लेकिन 2014 के अंदर रूस द्वारा जब क्रीमिया पर आक्रमण किया गया, अधिग्रहण कर लिया गया, उसके पश्चात रूस को G8 ग्रुप से वापस निष्कासित कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए, इसलिए ग्रुप वापस G7 बन गया। चौथा है कनाडा 1975 में आयोजित पहले G7 शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य था। तो साथियों मैं स्पष्ट कर दूं, G7 समूह में जो संस्थापक सदस्य थे वो 6 देश थे, 7 नहीं थे। और उन 6 देशों के अंदर कौन कौन से थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। कनाडा इसमें 1976 में शामिल हुआ। तो इस आधार पर जो है ये कथन जो है असत्य है। तो आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न साथियों, भारत और कनाडा के बीच हाल ही में किस समझौते पर दोबारा वार्ता शुरू करने का फैसला लिया गया है? तो साथियों भारत और कनाडा के बीच में जो अर्ली प्रोग्राम ट्रेड एग्रीमेंट था, उस समझौते पर दोबारा से जो है चर्चा करने का फैसला दोनों देशों ने लिया है। और इसका उद्देश्य है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है उसको बढ़ा करके 17 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर तक कर दिया जाए। तो इस समझौते को दोबारा से इसके ऊपर वार्ता होगी, दोबारा चर्चा होगी, इसके रास्ते खोले गए हैं। अगला प्रश्न, इसका आंसर मैंने बता दिया है, अर्ली प्रोग्राम ट्रेड एग्रीमेंट। अगला प्रश्न साथियों, G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों की प्रथम बैठक कब और कहां पर हुई थी? तो ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, सीधा सीधा। तो G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों की जो बैठक आयोजित हुई साथियों, वो 2008 के अंदर 14-15 नवंबर 2008 को वाशिंगटन डीसी के अंदर आयोजित हुई। तो आंसर हो जाएगा 4, वाशिंगटन 2008। अगला प्रश्न साथियों, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 को लेकर के सवाल है। पहला कथन, इसकी स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। बिल्कुल सत्य कथन है। इसका जो है गठन जो है 1999 में ही हुआ है। दूसरा, 2023 में G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया था। बिल्कुल सत्य है। G20 जो है उसमें अफ्रीकी संघ को 9 सितंबर 2023 में शामिल किया गया, जबकि इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई। सी, स्पेन G20 का एकमात्र ऐसा देश है जो स्थायी अतिथि का दर्जा रखता है। बिल्कुल सत्य है साथियों। स्थायी अतिथि, एकमात्र स्थायी अतिथि का दर्जा प्राप्त देश स्पेन है। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। ए बी सी सभी सही हैं। आंसर हो गया ए बी सी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 के 19 देशों को 5 क्षेत्रीय समूह में बांटा गया है। बिल्कुल सत्य है साथियों। G20 के जो 19 कंट्रीज हैं उनको 5 क्षेत्रीय समूह में बांटा गया है। समूह फर्स्ट, समूह सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। भारत जो है समूह 2 में शामिल है साथियों, याद रखिएगा। बी कथन क्या है? यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ क्षेत्रीय समूह के ग्रुप 2 के सदस्य हैं। नहीं साथियों, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ को इसमें ग्रुप 2 में शामिल नहीं किया गया, बल्कि G20 के पूर्ण सदस्य ग्रुप में ये यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। इससे सही आंसर हो गया केवल कथन ए सही है। केवल कथन ए सही है, क्योंकि ये गलत है। यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ ग्रुप 2 में शामिल नहीं है, बल्कि वो पूर्ण सदस्य के रूप में अलग है। भारत ग्रुप 2 में है। साथियों अगला प्रश्न आपके समक्ष है। देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। G20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। साथियों G20 का जो नई दिल्ली शिखर सम्मेलन है ये 9 और 10 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ। और इस सम्मेलन को लेकर के सवाल हैं कुछ। ये 3 कथन आपके समक्ष हैं। पहला कथन, 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा की 500 गीगावाट क्षमता को प्राप्त करना। बिल्कुल सत्य है। इस सम्मेलन के अंदर डिसीजन हुआ था कि 2030 तक जो हमारी गैर जीवाश्म ऊर्जा है उसको हम बढ़ा करके 500 गीगावाट तक ले जाएंगे। दूसरा, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, कुल ऊर्जा जो आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है उनको में से आधी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से की जाए। 2030 तक का ऐसा लक्ष्य रखा गया, ये बात भी सत्य है। तीसरा कथन है 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। यह भी सत्य है साथियों कि इसमें ये विचार रखा गया कि 2070 तक जो कार्बन उत्सर्जन जो है उसको शून्य तक ले जाना, उसको 0 करना है। इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो ढूंढने का प्रयास करते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा साथियों, तीनों कथन जब सत्य हैं तो आंसर हो गया 3, यानी कि कथन ए बी सी और जो है ए बी और सी तीनों सही है। अगला कथन साथियों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत नेपाल संधि 1950 के संदर्भ में, जो भारत और नेपाल के मध्य जो संधि हुई 1950 में, उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए 1950 में भारत और नेपाल के बीच में संधि है, उसको लेकर के सीधा सीधा प्रश्न है। 4 कथन आपके समक्ष है। पहला कथन है, इस संधि पर 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में हस्ताक्षर किए गए। बिल्कुल सत्य है साथियों, इस संधि पर जो हस्ताक्षर हुए वो काठमांडू में हुए और जो डेट है वो 31 जुलाई 1950 है। दूसरा कथन, इस संधि पर भारत की तरफ से राजदूत चंद्रशेखर नारायण सिंह ने तथा नेपाल की तरफ से शमशेर जंग बहादुर राणा ने हस्ताक्षर किए। यह भी सत्य है साथियों, इस संधि पर भारत के राजदूत चंद्रशेखर नारायण सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि नेपाल की तरफ से जो साइन हुए हैं वो जो है शमशेर जंग बहादुर राणा के द्वारा किए गए। तीसरा, इस संधि में कुल 10 अनुच्छेद हैं। यह भी सत्य है साथियों, इस संधि में टोटल अनुच्छेदों की संख्या 10 ही थी। और जो चौथा कथन है वो है कि अनुच्छेद 10 में उल्लेख है कि किसी भी देश को इस संधि से हटने से पहले 6 माह पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। साथियों, अगर इस संधि के अनुच्छेद 10 की बात करें कि इस संधि का जो अनुच्छेद 10 है वो क्या कहता है, तो ये सही बात है कि इस संधि के अनुच्छेद 10 के अंदर इस बात का प्रोविजन किया गया था कि दोनों देशों में कोई भी देश अगर इस संधि से अपने आप को रिमूव करना चाहता है, हटाना चाहता है तो हट सकता है, लेकिन उसकी सूचना उस देश को 1 वर्ष पहले देनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पर जो समय अवधि लिखी हुई है वो 6 माह लिखी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ 6 माह नहीं है बल्कि अनुच्छेद 10 में 1 वर्ष का उल्लेख है। और प्रश्न यह है कि कौन सा कथन जो है वो कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों, सत्य कथन जो है, पहला कथन सत्य है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो ए बी सी 3 कथन जो है वो सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दूसरा ए बी व सी, ये आंसर हो गया साथियों, क्योंकि एक कथन जो है असत्य है, डी वाला। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, मौसम प्रोजेक्ट मौसम की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई। तो साथियों, मौसम प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट मौसम है, उसकी शुरुआत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई। अच्छा प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट मौसम की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है साथियों, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। भारत की विदेश नीति के संदर्भ में 4 विशेषताएं लिखी हुई है और प्रश्न ये पूछा गया है कि प्रमुख विशेषता कौन सी है। साथियों, हमारी जो विदेश नीति है उसका आधार जो है डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 के अंदर निहित है। अनुच्छेद 51 के आधार पर ही भारत की विदेश नीति का निर्माण किया गया है। इसमें पहला है आपसी सहयोग। निसंदेह हमारी विदेश नीति के अंदर आपसी सहयोग का भाव मौजूद है। दूसरा है विस्तारवाद। नहीं साथियों, हमारी विदेश नीति के अंदर विस्तारवाद का भाव नहीं है। तीसरा है आपसी संप्रभुता का सम्मान। यस, भारत की विदेश नीति ऐसी है कि वो सभी देशों की संप्रभुता का बराबर सम्मान करती है। और चौथा है शांतिपूर्ण सहयोग। हमारी विदेश नीति का एक मुख्य विशेषता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। इसका मतलब है कि ये भी सही है। और प्रश्न ये पूछा गया प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1, 3 और 4। ढूंढ लेते हैं 1, 3 और 4। तो आंसर हो गया 1, 3 और 4। अगला प्रश्न साथियों आपके समक्ष है। प्रश्न को देखते हैं एक बार। नेहरू कोटेवाला समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके समक्ष जो है 3 कथन है। पहला है, ये जो प्रश्न है वो नेहरू कोटेवाला समझौते को लेकर के है। कोटेवाला जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कोटेवाला के बीच में 18 जनवरी 1954 को एक समझौता हुआ, जिसको हम लोग नेहरू कोटेवाला समझौता कहते हैं। इस समझौते के बारे में 3 कथन आपके समक्ष हैं। पहला है, जो श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहते उन्हें भारत भेजा जाएगा। दूसरा है, भारत से श्रीलंका में होने वाले अवैध अप्रवास को रोका जाएगा। तीसरा है, जिन भारतवासियों को श्रीलंका की नागरिकता नहीं दी जा सकेगी उन्हें वहां विदेशी के रूप में रहने की सुविधा दी जाएगी। साथियों, ये जो नेहरू कोटेवाला समझौता है ये 18 जनवरी 1954 को सिलोन में जो
श्रीलंका के सिलोन के अंदर जो रहने वाले भारतीय मूल के तमिल लोग हैं उनकी नागरिकता और उनके भविष्य को लेकर के समझौता हुआ था। और इस समझौते के अंदर ये विचार निहित था कि जो श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहते हैं उन लोगों को, जिसमें तमिल्स थे, उनको वापस भारत भेजा जाए। दूसरा कथन है भारत से, तो ये कथन सही हो गया। दूसरा है भारत से श्रीलंका में होने वाले अवैध अप्रवास को रोका जाएगा। यस, इसमें यह भी प्रावधान था कि भारत से श्रीलंका में जो अवैध रूप से अप्रवासी आते हैं उनको भी रोकने का काम किया जाएगा। और तीसरा था जिन भारतवासियों को श्रीलंका की नागरिकता नहीं दी जा सकेगी उन्हें वहां विदेशी के रूप में रहने की सुविधा दी जाए। यस, ये प्रोविजन भी समझौते में था कि ऐसे भारतवासी जिनको श्रीलंका की नागरिकता नहीं दी जा सकेगी उन्हें वहां विदेशी के रूप में पहचान दी जाए, उनको विदेशी के रूप में रहने का हक वहां पर दिया जाए। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो है तीनों ही कथन सत्य हैं। उत्तर ढूंढ लेते हैं। सभी कथन सही हैं। उत्तर नंबर 4। अगला प्रश्न साथियों आपके समक्ष है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यूएन महासभा जो है उसको लेकर के प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसमें आपके समक्ष 4 कथन है। पहला कथन, संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को महासभा में समान मतदान अधिकार प्राप्त है। देखिए, जहां तक महासभा की बात है, यूएन में अभी जो सदस्य संख्या है वो 193 है और महासभा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को बराबर समान रूप से मताधिकार दिया गया है। तो ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति केवल महासभा द्वारा की जाती है। तो साथियों, जहां तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की बात है तो निसंदेह संयुक्त राष्ट्र का महासचिव है उसकी नियुक्ति महासभा द्वारा ही की जाती है। लेकिन महासभा करती कैसे नियुक्ति? तो साथियों, यूएन महासचिव की नियुक्ति यूएन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है, जबकि कथन में लिखा गया कि महासचिव की नियुक्ति केवल महासभा द्वारा की जाती है। तो केवल महासभा द्वारा नहीं की जाती बल्कि यूएन सुरक्षा परिषद की सिफारिश के ऊपर महासभा द्वारा की जाती है। तो कथन ही गलत हो जाएगा। सी, 80वें सत्र, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 80वां सत्र 2025-26 में संपन्न हुआ के दौरान महासभा भवन में नाइजर को प्रथम स्थान प्राप्त है तथा इसके बाद देशों की बैठक व्यवस्था अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार होगी। यह सत्य साथियों, 80वें सत्र जो कि 25-26 में संपन्न हुआ उसमें महासभा भवन के अंदर जो प्रथम स्थान बैठने का दिया गया वो नाइजर को दिया गया और उसके बाद अन्य देशों की बैठने की व्यवस्था जो है वो अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार रखी गई। ये कथन भी सत्य है। चौथे कथन को देखते हैं। चौथा कथन है साथियों, महासभा की बैठकें केवल सितंबर से दिसंबर में के नियमित सत्र के दौरान ही होती है। अभी इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। ये सही बात है कि हमारी यूएन महासभा की जो बैठकें हैं वो हमारे सितंबर से लेकर के दिसंबर महीने में होती है, आयोजित होती है। लेकिन प्रश्न में जो कथन है वो नियमित सत्र के दौरान ही होती है। तो साथियों, ऐसा नहीं है। इन बैठकों के अलावा भी वर्ष भर जरूरी कार्यों को लेकर के बैठकें चलती रहती है। विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर काम करने के लिए समय समय पर बैठकें आयोजित होती रहती है। इस हिसाब से कथन भी जो है वो असत्य हो गया। तो प्रश्न पूछा गया कि कौन से कथन सही हैं, तो साथियों 2 कथन हमारे सही हैं और 2 गलत हैं। और सही की बात जहां तक है तो पहला और तीसरा यानी ए और सी जो कथन है वो सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, केवल ए और सी। तो ये थी साथियों हमारे कुछ प्रश्नों की श्रृंखला। आशा करता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।